आप ही है ना सर, करना था ना। अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो कश्मीर में क्या हो जाएगा, सीए आ जाएगा तो सारे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, वक्फ आएगा कि तो उनकी मस्जिदें मज़ारे छीन ली जाएंगी। देखिए कोर्ट ने जो आज कहा है सर, एक सेकंड सर, एक पूरा सवाल क्योंकि टाइम अब कम है, 2-3 सवाल ही मुझे पूछने, जल्दी जल्दी पूछने दीजिए। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये सब कहा है कोर्ट ने। और जो वक्फ बाय यूजर के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, साफ साफ कह दिया। आप हमेशा आर्टिकल 26 का उल्लंघन कहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 26 इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी समुदायों पर लागू होती है। हिंदुओं के लिए भी राज्य में कानून बनाए गए हैं, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है, धारा 26 संसद को कानून बनाने से नहीं रोकती। तो आपका जो मेन आर्ग्यूमेंट था, आपको नहीं लगता है कि वो नहीं ठहर पाया? मैडम देखिए, मैडम आपको जो ये लोग बोल रहे हैं ना, उनको मेरे सामने बिठाइए। ओरल ऑब्जर्वेशंस कोई को ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हुआ क्या, बताइए आज के? फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों बोला कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए? मैडम ये लोग आपको बोलते नहीं है, ये लोग जो है ना, जो आपको बोल रहे हैं ना, बीजेपी के कार्ड होल्डर है ये लोग। मैंने बता दिया सर, ओरल ऑब्जर्वेशन ये कोर्ट का सवाल से ये कह के थोड़ी आप निकल सकते हैं कि ओरल ऑब्जर्वेशन मायने नहीं रखता है। आजकल तो अदालतें ओरल ऑब्जर्वेशन ज्यादा देती हैं। हाँ, आप तो अयोध्या भी नहीं माने थे सर, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था, आपने उसको भी चैलेंज किया था। मैडम कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना ये मेरा राइट है, अगर मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं तो। मगर उसी राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया था। आज वो सरकार उसके ऑपोजिट काम कर दी ना कानून बनाकर, जब सरकार भूल गई क्या? और जहां तक मैडम 370 का सवाल है, उमर अब्दुल्ला तो प्यून है, सीएम कहां है? जहां तक CAA का कानून है, NPR NRC कराइए, मालूम हो जाएगा हमारे को जो खदशा था। और आसाम में जिन मुसलमानों का नाम नहीं आया, हेमंत बिश्व शर्मा बोल दिए कि नॉन मुस्लिम को सिटीजनशिप CAA से मिलेगी, जो मुसलमान है उसको नहीं मिलेगी। मैडम एक एक पॉइंट मैं 6 महीने से जो आपको बोल रहा हूं आपके प्रोग्राम पर आकर, जो डाइसन रिपोर्ट दिया उसको देख लीजिए। आज सरकार को मानना पड़ा ना, जो वक्फ बाय यूजर है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड के बारे में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इंटरिम ऑर्डर में, वो भी देख लीजिए। ओवैसी साहब, अब मैं आपकी जमीर से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। आपने अनेकों जगह पर कहा कि इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को गलत ठहराया। जब आपसे पूछा गया कि चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई मुर्शिदाबाद में, तो आपने कहा यह सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ये पश्चिम बंगाल सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वहां पर पूछिए। आज मैं आपसे पूछती हूं और मैं पूछूंगी आपसे। मैडम मैं आपको बहुत अच्छा कि आपने सवाल ने, बहुत अच्छा कि अंजना ओम कश्यप ने बड़ा एहसान किया मुझसे सवाल पूछकर। उस दिन आपका बच्चा जर्नलिस्ट बशीर नहीं आया था। सवाल ईश्वर रेड्डी ने पूछा था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद एक दूसरे इंग्लिश चैनल के रिपोर्टर जिसका नाम सोमित है और दूसरा एक इंग्लिश चैनल के, उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक सवाल किया था कि इस हिंसा के बारे में बोलिए। तो पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि वहां की सरकार जवाब देगी। जब हिंसा का सवाल इन 2 अंग्रेजी चैनल के हस्बैंड एंड वाइफ ने पूछा तो मैंने कहा मैं इसको कंडेम करता हूं। और फिर उन्होंने कहा था कि वो 2 हिंदू धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, तो मैंने कहा एक पुलिस फायरिंग में मुसलमान भी मारा गया, मैं उस वायलेंस को कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे सवाल किया, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। वरना बीजेपी के जितने खाकी पैंट पहनने वाले थे, बार बार ट्विस्ट करके, मॉर्फ करके, कभी वो वीडियो डाल रहे, कभी वीडियो डाल रहे। ईश्वर रेड्डी का सवाल कुछ और था और ये इंग्लिश चैनल के हस्बैंड एंड वाइफ जर्नलिस्ट, उनका सवाल वायलेंस के ऊपर था, जो मैंने कंडेम किया। ये सब छोड़ दीजिए ना सर, आप बोलिए कि मॉब लिंचिंग जो बंगाल में हुई है उस पर ओवैसी साहब आज कितना गुस्सा दिखा सकते हैं, कितना गुस्सा उनको आ रहा है? मैडम जो मॉब लिंचिंग बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई, मैं उसको कंडेम करता हूं। जिस तरीके से देश में पीलू खान, इखलाक और जहां जहां हुआ है, हम हर मॉब लिंचिंग की कंडेम करते हैं। कोई अपने हाथ में कानून लेकर किसी की जान नहीं ले सकता, चाहे वो बुलडोजर के जरिए हो या एनकाउंटर के जरिए हो या मॉब लिंचिंग के जरिए हो। ठीक है, एक अच्छा सा ट्वीट इस पर जरूर डाल दीजिएगा सर। एक आखिरी सवाल है,
एक तरफ मुझे पता है कि आप ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट 5 सालों में कुल 396 करोड़ रुपए का टैक्स भरता है, जिसमें 272 करोड़ जीएसटी, 39 करोड़ टीडीएस, 14 करोड़ लेबर सेस और बाकी अन्य तरह के टैक्स। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप एक बात समझिए मैडम, आप एक बात समझ नहीं रहे हैं। सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको इम्प्लीमेंट करिए। कौमी तरक्याती स्कीम जो पैसे जो आप एलोकेट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। एंक्रोचर्स को निकालने का राइट हमको दीजिए, जिस तरह हिंदू धर्म के बोर्ड्स को समर एविक्शन पावर्स का राइट है। और जो दरगाहों से, ये ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है ना मैडम, वहाँ का जो दीवान है आप मालूम करवा लीजिए उनको किस हाई कोर्ट के फैसले के बाद हर साल उनको 1.5 करोड़ रुपया मिलता है विद 10% इंक्रीमेंट। उसका क्या कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको बंद करिए ना, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उस स्कीम को खारिज करिए। जितना पैसा ख्वाजा अजमेरी दरगाह को आ रहा है उससे इस्तेमाल करिए। उससे गुलबर्गे की दरगाह वाले मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल 1950 से चला रहे हैं। ये सब आप पावर्स दीजिए ना वक्फ बोर्ड को, उसको अच्छा करने के लिए। बजाय उसके आप लिमिटेशन आके लगा रहे हैं, बजाय उसके आप इसको पूरा गलत करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप कंस्ट्रक्टिवली करेंगे तो यकीनन इसमें इजाफा होगा, आमदनी होगी और फायदा पहुंचेगा गरीब मुसलमानों को। जो हो रहा है और ज्यादा हम कर सकते हैं। एक आखिरी छोटा सा सवाल है, आप इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको लगता है कि इस संशोधन बिल के जरिए शायद कुछ बदलाव आए, भ्रष्टाचार रुके। आपने एक ही लाइन में कह दिया कि जितने लोग सरकार की बात कर रहे हैं वो सारे तबलची हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिमों को एक राय होकर बीजेपी के खिलाफ, संशोधन बिल के खिलाफ अगर वो कहेंगे तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, और जो उसके समर्थन में होगा वो सारे तबलची हैं? अरे मैडम, इन लोगों से पूछिए कि तुम 5 साल के मुसलमान के प्रोविजन को क्या कहते हो। इनसे पूछिए कि तुम वक्फ बाय यूजर जो राम मंदिर में कहा गया उसके बारे में क्या कहते हो। इनसे पूछिए कि सेक्शन 3C क्या है। इनसे पूछिए सेक्शन 3D क्या है। इनसे पूछिए सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 36 क्या है। मैडम, ये लोग पढ़ के नहीं आते, इनको सिर्फ गाली देना आता है। सऊद्दीन ओवैसी को इनको गाली देना आता है। गाली दो बाबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप सरकार की बोलो ना, खुल के बोलो कि तुम बीजेपी के सपोर्टर हो, बीजेपी के और मैडम इनको बताइए, पूछिए कि आपका बीजेपी से कनेक्शन क्या है। अब एक बीजेपी का सपोर्टर होना गैर इस्लामिक है क्या? ओवैसी साहब, बीजेपी का सपोर्टर होना गैर इस्लामिक है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने ईमान का भी सौदा कर सकते हैं, करिए ना आप। मगर वक्फ की जायदाद का सौदा मत करिए। ये तो वक्फ का मालिक अल्लाह होता है। आप पढ़ तो लीजिए उस बिल को। महिलाओं को लाकर कहते हैं महिला को मिल रहा है। 95 एक्ट में एटलीस्ट 2 था, अब खाली 2 हो गया। 2 से ज्यादा बन सकते थे, आपने वो कर दिया। तो इनको पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ एक ही किस्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ में पुल बांध रहे हैं, वो मत करिए, पढ़िए तो सही।